मित्रों, जैसा कि हम ज्योग्राफी के अंतर्गत जलवायु विज्ञान अर्थात जलवायु परिवर्तन के विषय में समझ रहे थे। इसके अंतर्गत मैंने क्या क्या समझ लिया था कि स्थायी पवनें क्या होती हैं, अस्थायी पवनें क्या होती हैं, स्थानीय पवनें क्या होती हैं, इसके बारे में समझ रहे थे। राइट। तो स्थायी पवनें कंप्लीट हो गई थी, जिसके अंतर्गत मैंने पढ़ा था व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, इनकी क्या अवस्थिति है और हमारी पृथ्वी में ये किस क्षेत्र में चलती हैं, किन सी वायु जो दाब प्लेटियाँ हैं उनमें कहाँ ये चलती हैं, इनके विषय में हमने कंप्लीट समझा था। आज जो लेक्चर रहेगा, ये लेक्चर रहेगा चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात के विषय में कि चक्रवात क्यों उत्पन्न होते हैं, चक्रवात उत्पन्न होने के क्या कारण हैं और ये चक्रवात की क्या दिशा होती है, इनमें किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है और ये किस प्रकार से पैटर्न को चेंज करते हुए और ये अपने परिवर्तन को बदलाव करते हुए क्या करते हैं, ये बदलाव करते हुए अग्रसर होते हैं। राइट। तो इसके विषय में भी हम समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात हैं, ये प्रकार की अस्थाई पवन मानी जाती है, जबकि स्थायी पवनों में आप देखोगे व्यापारिक पवनें आती हैं, पछुआ पवनें और जो पवनें होती हैं ध्रुवीय पवनें, इन तीनों को शामिल करते हैं। जबकि अस्थाई पवन के अंतर्गत आप जानते हो कि शिखर घाटी समीर, घाटी शिखर समीर है, सागरीय समीर है, स्थलीय समीर है एवं चक्रवात प्रतिचक्रवात के विषय में समझते हैं। तो इसके पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने अस्थाई पवनों के विषय में समझ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने समझा था कि सागरी समीर क्या होता है, स्थलीय समीर क्या होते हैं, शिखर घाटी समीर क्या है, घाटी शिखर समीर क्या है, इनके विषय में मैंने डिटेल से समझा था। आज जो हम समझेंगे वो चक्रवात प्रतिचक्रवात, क्योंकि चक्रवात जो होते हैं आप जानते हो कि वो चक्रवात क्यों बनते हैं, उनके बनने के क्या कारण होते हैं, कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब ये चक्रवात बनते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर भी उनको समझेंगे। इसके बाद इसकी विशेषताओं को समझेंगे और इससे प्रभावित होने वाले क्या क्या कारण हैं या इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण होते हैं, इनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इनकी अवस्थिति आप जानते हो कि चक्रवात की अवस्थिति अलग होती है, प्रति चक्रवात की अवस्थिति अलग होती है। राइट। और शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनकी स्थिति अलग होती है। तो इन तीनों में बेसिकली आप देखोगे काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। राइट। लेकिन आप जानते हो कि इनके बीच में जो भी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों का मुख्य कारण ये माना जाता है कि पवनों का आपसी टकराव। तो पवनों का आपसी टकराव की वजह से कहीं पे लो प्रेशर है, कहीं पे हाई प्रेशर है, और कभी कभी आप देखोगे ये चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं तो इसमें भी दाब प्रवणता कम या ज़्यादा या लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से ही चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और साथ ही साथ ये अपनी दिशा से आगे की मूवमेंट करते हैं, तो इस वजह से आप जानते हो कि ये निरंतर क्या है, प्रभावकारी होते हैं और ये काफ़ी विनाशकारी माने जाते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि चक्रवात एक्चुअली बनते क्यों हैं। तो आपको पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है, राइट, सबसे पहले एक चीज़ समझो, जैसा कि आप जानते हो कि ये जैसे हमारी पृथ्वी है, राइट, तो पृथ्वी में पहले ये समझ पढ़ के आ रहे हैं चक्रवात। तो चक्रवात के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, राइट, और दूसरे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्र। ये दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है वो होती है प्रतिचक्रवात की, राइट, जो इसके जस्ट विपरीत होते हैं। तो उनके विषय में सबसे लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक्चुअली में होते क्या हैं। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हम कोई भी एक विशेष ऐसा क्षेत्र ले लेते हैं जिसके विषय में हम समझते हुए डिटेल से समझेंगे। ओके। तो आप मान लो कि हम एक ऐसा कोई क्षेत्र लेते हैं, ठीक है, हम ऐसा कोई एक क्षेत्र लेते हैं जो आप जानते हो ये काफ़ी गर्म है। मान लो ये दिन में इस पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ी, जैसी सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो आप एक चीज़ समझो, तो ये काफ़ी गर्म हो जाता है। क्यों क्यों ये आप जानते हो, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में ले लो आप, राइट, पहले एक एग्जांपल समझ लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मरुस्थल क्षेत्र में ले लो, तो मरुस्थल क्षेत्र की जो बालू होती है वो काफ़ी गर्म हो जाती है दिन में, क्योंकि उसमें जो तापमान है, तापमान की प्रवणता उसकी अत्यधिक होती है। तो इस वजह से आप जानते हो कि उसमें तापमान जो रहेगा वो काफ़ी अधिक रहेगा, यानी कि उसका जो
परसेंटेज वृद्धि है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो आप जानते हो ये जो क्षेत्र होता है ये काफ़ी तापमान युक्त होता है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर, राइट। ये क्या बनता है, लो प्रेशर। जबकि इसके आसपास अगर आप देखोगे, इसके आसपास जो रेखाएं बनती हैं वो किसकी रेखाएं बनती हैं, वो बनती हैं समदाब की। तो इसके आसपास जो समदाब की रेखाएं बनेंगी वो आप जानते हो हाई प्रेशर की बनती हैं, राइट। तो इसके आसपास जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, जबकि बीच में आप देखोगे वो लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होने का रीजन क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जैसे ये एक समदाब रेखा है, राइट। तो ये पहली बात तो पूर्ण गोलाकार नहीं होती हैं, ये आप जानते हो दो प्रकार से होती हैं। एक होती है अंडाकार यानी कि इस प्रकार से, और दूसरी होती है बी शेप, राइट। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनकी आप अगर समदाब रेखाओं देखोगे तो समदाब रेखाएं उनकी अंडाकार होती हैं। ये लिखते जाना जो भी हम पॉइंट लगाएंगे, साथ ही साथ बी शेप की होती हैं, बी शेप्ड, तो इस प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की आप देखोगे इनकी समदाब रेखाएं होती हैं, लेकिन ये पूर्ण गोलाकार नहीं होती हैं, राइट। इनकी पूर्ण गोलाकार नहीं होती हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे और समझिए कि जैसे आप जानते हो कि ये मान लेते हैं कि इसका लो प्रेशर है, राइट, ये इसका लो प्रेशर है, क्योंकि इस पे तापमान अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी गर्म होगा। स्थल में मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे ही तापमान ज़्यादा होता है तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होता है। लेकिन ये गर्म हो गया तो इसके आसपास आप जानते हो इतना जल्दी गर्म नहीं होता, क्योंकि ये आप जानते हो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो ये इस पे रहेगा लो प्रेशर। क्यों, ये बहुत जल्द गर्म होता है। और इसके आसपास जो रहेगा वो हाई प्रेशर, क्योंकि वो जो क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है। तो आप जानते हो इसकी आप देखोगे विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होती है, क्योंकि ये बहुत जल्द गर्म हो जाता है। और आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, तो उसको विशिष्ट ऊष्मा धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो आप एक चीज़ यहाँ ये समझिए कि ये जो क्षेत्र रहता है तो यहाँ पर जब ज़्यादा से ज़्यादा तापमान पड़ेगा तो ये अत्यधिक गर्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो लो प्रेशर रहता है, फिर रहोगे लो प्रेशर रहता है। जबकि आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र होता है वो हाई प्रेशर का रहता है। क्यों, वो देर में गर्म हो पाता है, तो देर में जो गर्म होता है तो हाई प्रेशर। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जहाँ तापमान ज़्यादा है, राइट, तो वहाँ पर जो प्रेशर होता है कम हो जाता है, राइट। और जहाँ पर तापमान कम है तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है, राइट। तो आप एक चीज़ ये यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। जहाँ तापमान ज़्यादा प्रेशर कम, प्रेशर जहाँ ज़्यादा तापमान वहाँ कम होता है। तो यही स्थिति यहाँ बनती है। तो यहाँ तापमान ज़्यादा है तो ये आप देखोगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो ये जो पवनें चलती हैं, ये पवनें जो चलेंगी आप जानते हो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगे। अब बात ये आती है कि इनकी जो समदाब रेखा होती है, इनकी समदाब रेखा होती है कैसी होती है, अंडाकार होती है, बी शेप प्रकार की होती है। ऐसा नहीं है कि बी शेप प्रकार की एक साथ ही दोनों हो, नहीं होती हैं, अलग अलग टाइप में होती हैं। किसी चक्रवात में आप देखोगे बी शेप्ड की भी मिल जाती हैं, किसी में आपको अंडाकार भी मिल जाती हैं, लेकिन एक साथ नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ देखिए कि ये क्या है, ये एक पूरी समदाब रेखा है। समदाब का मतलब है एक समान दाब की रेखा, एक समान दाब की रेखा उसे बोलते हैं समदाब या आइसोबार जिसे बोलते हैं। तो ये आसपास इस प्रकार से होती है। आप देखोगे कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे, राइट, आप जैसे दूर जाओगे तो आप समझते हो कि इसकी समदाब रेखा में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, राइट, वृद्धि होती जाएगी। जैसे जैसे एक ये समदाब रेखा है, राइट, इसके बाद एक ये समदाब रेखा है। तो इनकी जो समदाब रेखाएं होती हैं इनमें एक्चुअली में देखा जाए तो वृद्धि होती जाती है, लेकिन एक समदाब रेखा जो होती है उसके चारों तरफ का जो एक अंडाकार या भी आकार होता है वो एक समान होता है, इसलिए एक समान दाब की रेखा बोली जाती है। लेकिन आप जानते हो कि अगर मान लेते हैं कि इस अगर ये देखो एक एटीएम बराबर क्या होता है, एक एटीएम बराबर होता है 1013 मिलीबार, राइट, मिलीबार। तो ये जो दाब होता है इसे किस में मापते हैं, मिलीबार में। तो आप जानते हो एक एटीएम बराबर कितना होता है, 1013 मिलीबार। तो आप जानते हो कि ये समदाब रेखा है, ये समदाब रेखा कितनी है, ये मान लेते हैं 1013 की समदाब रेखा है, 1013 मिलीबार की समदाब रेखा है। लेकिन आप देखोगे इसके बाहर की जो समदाब रेखा होगी वो इससे ज़्यादा होगी, यानी कि 1020 मिलीबार की होगी, राइट, 1020 मिलीबार की होगी। इसके बाद एक अगर और आप एक रेखा खींचोगे, समदाब रेखा खींचोगे, ये गोलाकार नहीं होती हैं, ये गोलाकार नहीं होती, अंडाकार होती हैं। हम ये गोलाकार बना रहे हैं केवल समझाने के लिए। तो
ये रेखा आप देखोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा होती है, 1040 मिलीबार हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और भी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे जो केंद्र की ओर आप जाते जाओगे, केंद्र की ओर आप देखोगे, आप क्या समझे, केंद्र की ओर जैसे आप देखोगे तो इनकी केंद्र की ओर आप देखोगे तो इनकी जो दाब है, वायु दाब है या जिसे हम प्रेशर बोलते हैं, वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जैसे आप वायु पास पास आती रहेगी तो ये एक्चुअली में आप देखोगे तो यहाँ पर उतना ही ज़्यादा लो प्रेशर होता जाएगा। क्योंकि लो प्रेशर होने का मतलब क्या है? तापमान में वृद्धि। तो इसकी जो वायु यहाँ वाली वायु है ये बहुत ज़्यादा गर्म होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी। तो गर्म होने की वजह से ये लो प्रेशर रहेगा, क्योंकि इसमें आसपास से प्रेशराइज है, तो इस वजह से ये लो प्रेशर रहेगा। और ये आसपास इसका हाई प्रेशर रहेगा। तो आप जैसे जैसे पास जाते जाओगे तो आप क्या देखोगे कि जो वायु दाब की समदाब जो रेखाएं हैं उसमें कमी आती रहेगी, उसकी दाई वायु दाब में कमी होती जाएगी। क्यों कमी होती जाएगी? क्योंकि वायु पास पास में वायु आएंगी, तो पास पास में जैसे ही वायु आएंगी तो वो गर्म होंगी तो ऑब्वियसली उसका वायु दाब कम हो जाएगा। तो जैसे ही आप देखोगे इस वाली जो समदाब रेखा पर आओगे तो इसका आप देखोगे तो 980 मिलीबार। तो आप यहाँ क्या समझे कि जैसे जैसे पास आते हो, जैसे जैसे आते हो तो वो वायु दाब जो है वो कम होता जाता है। राइट, वो कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। तो आप इस चीज से क्या समझे? एक चीज से आप ये एक चीज समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप पास में आते रहोगे, जैसे जैसे आप पास में आओगे, केंद्र की ओर आओगे, तो ये वायु दाब की जो रेखाएं होती हैं उसमें आप देखोगे जो वायु जो दाब है, दाब प्रवणता है, दाबांतर है, उसमें कमी आती जाएगी। लेकिन एक एक वायु दाब रेखा होती है, एक वायु दाब की जो समदाब की जो रेखा होती है वो एक समान होती है। राइट, जैसे ये है तो इसका आप 1040 है तो इधर भी इसका 1040 होगा। राइट, अगर इसका 1020 है तो इधर भी इसका 1020 होगा, इसका 1013 है तो इधर भी 1013 होगा, ये 980 है तो इधर भी 980 होगा। इसका मतलब ये है कि एक 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 समदाब रेखा के चारों तरफ का जो मान होता है वो एक समान होता है। राइट, लेकिन दूसरी अगर समदाब रेखा देखोगे तो उसका जो मान होता है, उसकी तुलना में कम होता है। अंदर ओरी, केंद्र की ओर की बात कर रहे हैं, केंद्र ओरी। राइट, तो आप इस दिशा में अगर जैसे जाओगे तो समदाब की जो रेखाएं हैं वो वृद्ध आप देखोगे क्या होती जाएंगी, उनकी मान की गणना है उसमें कमी आती जाएगी। दाबांतर है या दाब प्रवणता है उसमें कमी आती जाएगी। लेकिन एक चीज दिमाग में क्लियर कट कर लीजिए कि इसकी जो समदाब रेखाएं होती हैं, कि जो समदाब रेखाएं होती हैं बहुत पास पास होती हैं, बहुत पास पास होती हैं। पास पास होने का मतलब ये क्या है? क्योंकि आप जानते हो कि केंद्र की ओर वायु क्या कर रही, मूव कर रही है, तो उसकी बल जो है आसपास से बहुत तेज लगाती हैं, बल बहुत तेज लगाती हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये समदाब की जो रेखाएं हैं वो बहुत पास पास आ जाती हैं। राइट, बहुत पास पास, क्योंकि बाहरी से प्रेशराइज हो रही हैं, बाहर से प्रेशराइज हो रही हैं, बाहर से प्रेशर लग रहा है। तो ओबियसली ये जो समदाब रेखाएं हैं ये पास पास रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रेशर की रहती हैं। तो अब क्या होता है कि इसके केंद्र में जो होता है वो लो प्रेशर होता है। राइट, क्या होता है? लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर आप जानते हो होने की वजह से यहाँ पर जो वायु होती है, यहाँ की जो वायु होती है ऊपर उठती है। क्या होती है? यहाँ की वायु है ऊपर उठती है। दूसरी बात है कि जैसे आप जानते हो कि क्या होता है कि अगर ये दिशा हम उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं, मान लो कि हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर अगर, एक मिनट, ये जैसे पृथ्वी है। राइट, तो पृथ्वी के आप जानते हो कि इधर वाला क्षेत्र देखोगे उत्तरी गोलार्ध में, तो इस गोलार्ध में अगर यही दिशा देखोगे इनकी पवनों की, ये पवनों की अगर दिशा देखोगे तो क्या होती है कि जैसे कि आप जानते हो बीच में क्या है? लो प्रेशर, इसके आसपास क्या है? हाई प्रेशर। इधर भी हाई प्रेशर रहेगा, इधर भी आप जानते हो हाई प्रेशर रहेगा, इधर भी आप जानते हो हाई प्रेशर रहेगा। राइट, तो इसके चारों तरफ हाई प्रेशर रहता है। अब क्या होता है कि अब देखो क्या होता है कि इनकी आप जानते हो जैसे उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार आप क्या देखते हो कि उत्तरी गोलार्ध में जो कोरियोलिसिस बल लगता है वो किधर लगता है? दायां ओरी। किधर लगता है? दायां ओरी। राइट, तो ये इधर लगता है दायां ओरी। तो आप जानते हो इनका बल है किधर लगेगा? दायां ओरी। तो मान लो इसका दायां किधर है? इधर आ जाएगा। इसका दायां किधर है? इधर आ जाएगा। इसका दायां, मिनट, हाँ, इधर आ जाएगा और इसका दायां इधर आ जाएगा।
तो फिर आप जानते हो कि ये जब इधर लो प्रेशर होता है, इसके बीच में जब लो प्रेशर होता है तो फिर क्या है, यही पवनें जो होती हैं ये अंदर नहीं आ पाती अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट रहती, बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, इसकी वजह से यहाँ का प्रेशर जो होता है बहुत कम हो जाता है। तो ये पवनें हाई प्रेशर की जो आसपास समदाब रेखाएं होती हैं तो ये क्या करने लगती हैं, इसके जैसे बल लगा, कौन सा कोरियोलिसिस बल लगा, तो ये फिर क्या करती हैं, मूव करने लगती हैं। तो इस प्रकार से तो आप जानते हो कि ये गोल 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 इस प्रकार से घूमने लगती हैं। ठीक, ये इस प्रकार से घूमने लगती हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से गोल नहीं होती हैं, ये अंडाकार होती हैं। तो इनकी समदाब रेखाएं देखोगे ये अंडाकार होती हैं, राइट। ये समदाब रेखाएं देखोगे अंडाकार होती हैं। तो आप उत्तरी गोलार्ध में आप देखोगे, उत्तरी गोलार्ध में आप अगर देखोगे तो चक्रवात जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वामावर्त। कैसे बनते हैं, वामावर्त, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका बनने का रीजन क्यों है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इस पे लगता है दायां ओरी बल। तो ये जो पवन है, ये जो पवन है तो इसका आप देखोगे इसका दायां ओरी इधर होगा, राइट, इसका दायां ओरी इधर होगा, इसका दायां ओरी इधर होगा। तो आप समझते हो कि इसका दायां ओरी इधर होगा, और साथ ही साथ आप जानते हो कि ये इस प्रकार से मूव करने लगती हैं, क्योंकि इस पर बल दायां ओरी लग रहा है। तो दायां ओरी लगने की वजह से ये वामावर्त घूमने लगती हैं, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज ये क्या करती हैं, मूव करने लगती हैं। ओके, तो आप ये कंडीशन समझ सकते हो, ठीक है। इसके विपरीत जस्ट आप दक्षिणी गोलार्ध में ले लो तो कंडीशन यही है। देखो चक्रवात बनने की कंडीशन यही है सेम, लेकिन बस दिशा थोड़ी चेंज ये हो जाती है कि दक्षिणी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखोगे, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में यही कोरियोलिसिस बल है, इसका प्रभाव उधर बायां ओरी लगता है, इसका मतलब है बायां ओरी उधर बल लगता है। तो आप जानते हो कि मान लो इधर समझो दक्षिणी गोलार्ध में, तो जैसे ये है लो प्रेशर, इसके आसपास आप देखोगे हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, राइट। तो आप जानते हो कि ये हाई प्रेशर है, ठीक है। अब इसके लगता है बायां ओरी बल, तो इसका बायां किधर होगा, इधर साइड होगा, इसका बायां किधर होगा, आप इस साइड से देखो, इधर है, तो आप इधर देखोगे तो इसका बायां और इधर, क्योंकि ये चीज इधर साइड से लगाओ, इस साइड से। तो अब इस पवन का इसका बायां हाथ किधर है, इधर साइड, इसका बायां हाथ देखो किधर है, इधर साइड, इसका बायां हाथ देखो किधर है, इधर साइड। तो आप देखोगे तो इस साइड से इस प्रकार से पवनें घूमने लगती हैं ऐसे गोल गोल। तो ये पैसे वैसे भी गोल गोल नहीं होती हैं, अंडाकार होती हैं। तो आप क्या समझे कि इधर आप देखोगे दक्षिणी गोलार्ध में यही जो पवनें होती हैं ये किस दिशा में घूमने लगती हैं, ये घूमने लगती हैं दक्षिणावर्त, या हम इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या है, यह है कोरियोलिसिस बल का उत्तरी में दायां ओरी बल लगना और दक्षिणी में बायां ओरी लगना। तो इस वजह से ये चक्रवात जो होते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलते हैं, राइट। अब ये तो इसकी कंडीशन सी, उत्पत्ति के आधार पर आप समझते हो कि इस प्रकार से ये बन जाते हैं। आप उत्पत्ति के आधार पर एक चीज और समझोगे कि इनका जो ये आप देखोगे जो सबसे लास्ट की समदाब रेखा है, सबसे लास्ट की समदाब रेखा ये, और इसका आप व्यास इस प्रकार से अगर मापोगे, ये जो व्यास होता है इस प्रकार से मापोगे, तो इसका अगर व्यास की बात की जाए तो इसका व्यास 160 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक होता है, यानी कि दुगना तक व्यास देखने को मिल जाता है। यानी कि 160 किलोमीटर से 320 किलोमीटर इनका व्यास होता है, राइट, ये व्यास पूरा। यानी कि सबसे लास्ट की समदाब रेखा देख लो और वही समदाब रेखा का जो अंतिम इधर बिंदु देख लोगे, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आप देखोगे यहाँ तक जो होता है वो कैसा होता है, एक मिनट, वो होता है 160 से 320 किलोमीटर। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ समझिए कि जो समदाब रेखाएं मैंने ऐसी बनाई हैं, एक्चुअली में ये समदाब रेखाएं ऐसी नहीं होती हैं, राइट, ऐसी नहीं होती, केवल समझाने का एक तरीका था। समदाब रेखाएं अगर आप देखोगे तो ये कैसी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस प्रकार से होती हैं, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो पावर इसकी ये है, ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, जो मान इसका इधर है इस प्रकार से। तो ये क्या है, तो आप ऐसे माप लो चाहे, तो ये जो पूरा व्यास है ये कितना है, 160 से 320, आप इस प्रकार से समझ लो 160 से 320 किलोमीटर का।
जबकि इसका चक्षु का व्यास देखोगे, ये जो चक्षु होता है, इसका चक्षु मान लो ये है, राइट, यहाँ से आप ऐसे कर लो, ये जो चक्षु है ये इतना, ये होता है 15 से 25 के बीच में, इतना ही होता है, ठीक है। 15 से 25 के बीच में इसका ये बीच का एक मान होता है, 15 से 20 या 25 किलोमीटर का बीच का होता है चक्षु। दूसरी बात अगर आप देखोगे कि ये आप देखोगे ये इसका जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा होता है, जबकि आसपास इसका पूरा क्या है, प्रेशराइज रहता है, दाबांतर रहता है, दाब प्रवणता इसकी अधिक होती है, और ये जो समदाब रेखाएं होती हैं बहुत पास पास होती हैं, इसकी समदाब रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, राइट। जबकि इसके बीच का देखोगे तो यहाँ पर जैसे वायु आती है तो ये एक्चुअली में ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ वायु कभी नहीं टकराती, आपस में इधर ही टकराती है, फिर ये गोल 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 इस प्रकार से घूमने लगती है। जबकि बीच का जो केंद्र है वो इतना लो प्रेशर रहता है, इतना तप्त युक्त रहता है कि यहाँ पर कोई पवन चल ही नहीं पाती है, पवन चल ही नहीं पाती, तो ये पवन है ऊपर उठ जाती हैं, ये पवन ऊपर उठती हैं, बहुत ऊपर तक जाती हैं, लगभग में आप देखोगे 300 400 500 किलोमीटर तक ऊपर भी रहती हैं, एक एक बहुत बहुत किलोमीटर ऊपर रहती हैं, 100 200 तक। तो आप जानते हो कि ये इतनी ऊपर तक आप जानते हो उठ जाती हैं। वैसे आप जानते हो, एक मिनट, सॉरी, ऊपर का जो रेंज है, ऊपर जो रेंज होता है तो वो इतना नहीं होता है, हाँ सॉरी, ऊपर का जो मतलब ऊपर की जो उचास होती है वो इतनी नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जैसे ट्रोपोपॉज होता है उसके नीचे ही तक रहते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी रेयर कंडीशन में आगे बढ़ जाएं, लेकिन सिचुएशन नहीं बनती है, क्योंकि झंझावात जो घटनाएं हैं वो हमारे ट्रोपोपॉज में ही रहती हैं, इस वजह से ये नीचे ही रहते हैं, राइट, जो ट्रोपोपॉज होता है उसके नीचे ही रहते हैं। तो ये वो मैंने गलत बताया, डाटा वो गलत है, ठीक है। तो आप यही डाटा समझो, ट्रोपोपॉज के नीचे ही नीचे इनकी ऊंचाई रहती है, उससे ऊपर नहीं जा पाते हैं। चलो, तो आप एक चीज़ और समझो यहाँ पे कि ये जो होता है ये एक शांत क्षेत्र होता है, और शांत क्षेत्र होने का मतलब क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर जो प्रेशर होता है, होता ही नहीं, प्रेशर तो यहाँ होता ही नहीं, लो प्रेशर ज़्यादा है, बहुत लो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर एक शांत क्षेत्र रहता है। तो 15 से जो 25 किलोमीटर का बीच का क्षेत्र होता है वो काफ़ी शांत रहता है, शांत रहता है। शांत रहने का मतलब है बिल्कुल ही शांत रहता है यहाँ पर, और इसके ऊपर के जो आप देखोगे मौसम है वो भी साफ़ सुथरा मिलेगा। तो यहाँ के ऊपर का जो मौसम है साफ़ सुथरा मिलेगा, बादल नहीं मिलेंगे, जबकि आसपास देखोगे बहुत ज़्यादा बादल है, गरजते हुए बादल मिलेंगे, राइट। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ देखना कि अंदर का जो प्रेशर है वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, और अंदर इतना तापमान रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसके ऊपर का जो आसमान रहता है बिल्कुल साफ मिलेगा, शांति मिलेगी, साफ मिलेगा। जबकि आसपास आप देखोगे बहुत ज़्यादा बादल मिलेंगे आपको, साथ ही साथ प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ देखोगे तो इनकी जो चक्रवात होते हैं उष्णकटिबंधी, ठीक है, ये उष्णकटिबंधी और शीतोष्णकटिबंधी दोनों चक्रवात की अभी हम बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे आप देखोगे एक मिनट, नहीं सॉरी, उष्णकटिबंधी चक्रवात की केवल बात कर रहे हैं। तो ये जो चक्रवात हैं आप देखोगे तो आप इनकी अग्रभाग और पश्चभाग कैसे माप करोगे, तो आप जानते हो कि इसका अग्रभाग क्या होता है, पश्चभाग क्या होता है। चक्षु तो आपको पता है, ये होता है बीच का आंख जिसे बोलते हैं। तो ये इसका अग्रभाग और पश्चभाग आप निर्धारित नहीं कर सकते हो, कौन अग्रभाग होता है कौन पश्चभाग होता है, बस ये उससे डिफाइन किया जाता है कि किस दिशा में चल रहा है, तो उस दिशा में, ये जिस दिशा में चल रहा है तो उसकी दिशा ही उसका अग्रभाग होती है, और इसके पीछे की जो दिशा होती है वो पश्चभाग होती है। लेकिन एक दिमाग में आप क्लियर कट कर लेना कि इसका अग्रभाग जो भी हो, अग्रभाग जो भी हो, तो उस अग्रभाग की जो समदाब रेखा है और पीछे की जो पश्चभागी समदाब रेखा है उसका मान एक समान रहता है। साथ ही साथ आप देखोगे इसकी जो समताप रेखा है और पीछे की जो समताप रेखा है उसका मान एक समान होता है। बस आप ये माइंड में सेट कर लीजिए कि समदाब रेखा या समान ताप कह सकते हैं या समान दाब कह सकते हैं, अग्रभाग और पश्चभाग दोनों में एक समान होता है, ओके। तो इस कंडीशन में आप इसे समझ सकते हो। लेकिन इसका अग्रभाग कहाँ से स्टार्ट होता है, पश्चभाग कहाँ से है, तो ये आप क्लियर नहीं कर पाओगे। बस ये जिस दिशा में चलता है तो उसी दिशा में इसका अग्रभाग हो जाता है। लेकिन आप इसके तापमान और दाब से ये पता कर सकते हो कि इसका अग्रभाग समान दाब समान ताप का होता है, पश्चभाग समान दाब समान ताप का होता है।
तो ये रेयरली कंडीशन नहीं, ये नॉर्मल कंडीशन में ये स्थिति देखने को मिलती है। चलो, तो इतना तो आपको पर्याप्त समझ में आ ही गया होगा। तो इसकी तो जो वायु होती है वो तो ऊर्ध्वाधर रहती है, मतलब क्षैतिज, ये वायु इसकी क्षैतिज नहीं रहती है क्योंकि शांत होता है, तो इसकी वायु आप ऊर्ध्वाधर रहती है, राइट, ऊपर तक रहती है, ऊपर से मतलब सीधी सीधी ऊर्ध्वाधर रहती है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो कैसे बनते हैं उनके विषय में आपको समझ में आ गया है कि ये आप जानते हो कि बीच में जब लो प्रेशर रहता है, आसपास हाई प्रेशर रहता है, तो चक्रवात बनना सुनिश्चित है, ओबियसली चक्रवात बनेंगे, राइट। अब बात ये आती है कि ये तो चक्रवात बनने की प्रोसेस थी, कैसे ये बन जाते हैं। अब हम इसको पृथ्वी में देखते हैं कि पृथ्वी में ये उत्पत्ति कहाँ होती है इनकी, राइट। पृथ्वी में किन क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति होती है, किन डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, तो वहां पर हम इसको रख करके थोड़ा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलो, एक चीज और आप देखोगे, अगर आप देखोगे इसके बीच ये जो गोल 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 घूमता है, इसकी आप देखोगे तो इसका मान जो होता है, हम्म, ये लगभग में 160 किलोमीटर से, एक मिनट, रुको रुको रुको, ये बीच में जो होते हैं 80 किलोमीटर से ये 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर हम कह सकते हैं कि बीच तक रहते हैं, राइट। यानी कि इसके बीच में जो गोल गोल तेज तेज ये घूमते हैं, ये अपनी धुरी पे जब ये घूमते हैं तो 80 से 250 किलोमीटर के बीच की ये रेंज होती है इनकी घूमने की, इतनी कैपेसिटी, इतनी तेज घूमते हैं। मतलब ये आगे साइड अगर जब चलते हैं तो इतने तेज नहीं चलते हैं, आगे दिशा में जब ये मूव करते हैं तो इतना तेज नहीं होते हैं, जबकि ये अपने अक्ष पर इतना स्पीड में घूमते हैं, गोल गोल इतना तेज घूमते हैं कि इनकी आ, जो इनकी गति होती है या वेग होता है 80 से 250 किलोमीटर के बीच का होता है। तो आप समझ सकते हो, तो इनको अलग अलग नाम होते हैं, ठीक, अलग अलग सुपर साइक्लोन भी कहते हैं जब जिसकी गति बहुत तेज होती है बीच में। तो आप जानते हो कि जितना भी विनाश होता है वो बीच की गति के ही द्वारा होता है। आगे चलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आगे चलते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसके बीच की जो गति होती है या वेग होता है वो इतना तेज होता है कि इसके बीच वेग में फंसने वाली जितनी वस्तुएं हैं उनको वो चीरफाड़ कर देता है, राइट। तो इसी वजह से ये विनाशक हो जाता है। वैसे ये अपनी आगे की जो गति होती है वो इतनी नहीं होती, आगे की अगर आप गति देखोगे तो इसकी लगभग में 15 से 25 किलोमीटर पर हावर होती है, राइट, 15 से 25 किलोमीटर पर हावर होती है। जबकि आप देखोगे आगे जो चलता है, मान लो आगे जैसे कोई चीज है वो घूम रही है इस प्रकार से, तो वो आगे भी तो चलेगी, तो आगे की जो दिशा होती है उसकी ये गति अगर वेग देखोगे इसका, तो 15 से 25 किलोमीटर पर हावर होता है, बस इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, राइट। जबकि बीच में अगर आप देखोगे, जब ये बीच में गोल गोल घूमता है इस प्रकार से जब ये गोल गोल घूमता है तो इसके गोल गोल घूमने की जो गति होती है, वेग होता है, वो 80 से 250 किलोमीटर होता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये बीच में इसकी कंडीशन कितनी तेज होती है, जबकि बाहर आप देखोगे तो वो नॉर्मली रहती है, बाहर साइड दिशा में जो चलते हैं नॉर्मल रहती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये कोई ज़्यादा इसमें डिटेल से, जितना डिटेल था उसमें हमने आपको समझाए हैं। अब बात हम ये करते हैं कि यही उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो पृथ्वी में किस दिशा में कहाँ पे आते हैं, कौन क्षेत्रों में आते हैं, कौन सी वायुदाब की पेटियों पे आते हैं, उनके विषय में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। चलो, तो पहले समझते हैं। जैसे आप जानते हो कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, राइट, ये हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी में आप देखोगे ये भूमध्य रेखा है। तो आप जानते हैं ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के अगर आप ऊपर देखोगे 5 डिग्री 5 डिग्री इधर, तो 5 डिग्री 5 डिग्री आप इधर देखोगे तो ये कौन सा क्षेत्र होता है, ये आप जानते हो डोल ड्रम पेटी होती है, राइट। ये कौन सी पेटी होती है, डेल ड्रम। पहले इसको हम बना लेते हैं फिर आपको स्पष्ट समझाते हैं। ये हमारी एक पेटी है, तो आप जानते हो हमारे यहाँ पे कितनी पेटियां पाई जाती हैं, वो होती हैं 7। कितनी होती हैं, 7 पेटी। चलो,
चलो देखो क्या होता है कि ये क्या है, डोल्ड्रम पेटी, ये 0 से 5 नॉर्थ, 5 साउथ होती है। अब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, आप सुनो, तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो बेसिकली आप जानते हो कहाँ आते हैं, वो आपको भूमध्य रेखा पे नहीं मिलेंगे, वो भूमध्य रेखा पे नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पे आप जानते हो कि ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं, व्यापारिक जो पवनें होती हैं, ये एक्चुअली में आमने सामने कभी नहीं मिलती हैं। भूमध्य रेखा पे कभी आमने सामने नहीं मिलती हैं, ये तिरछी टकराती हैं, तो ये तिरछी टकरा के ऊपर उठ जाती हैं, राइट, ये ऊपर उठ जाती हैं। तो ऊपर उठ के कहाँ बैठती हैं फिर? ये बैठती हैं 30 से 35 पे। 30 से 35, मान लो ये 0 है, ये 30 से 35 है, ये 60 से 66, 66.5 होता है, ये 75 से 90 होता है, राइट। तो ऐसे आप एक चीज समझो, देखो, तो जब ये पवनें, व्यापारिक पवनें होती हैं इस प्रकार से जब आती हैं, तो ये आपस में आमने सामने नहीं टकराती हैं। ये टकराती जरूर है लेकिन आमने सामने नहीं टकराती हैं, ये एक कोण पे टकराती हैं, तिरछी तिरछी टकराती हैं। तो एक्चुअली में ये ऊपर उठ जाती हैं। क्या उठ जाती हैं? ऊपर उठ जाती हैं, राइट। तो अब जब ये ऊपर उठ जाती हैं तो फिर यहाँ चक्रवात कैसे बनेंगे? क्योंकि चक्रवात बनने की विशेषता ये है कि ये पवनें आमने सामने टकरानी चाहिए, आमने सामने टकरानी चाहिए। तब ये पवनें जब आमने सामने टकराएंगी तो निश्चित ही इस पर बल लगेगा, और बल जैसे ही लगा तो वो गोल गोल घूमने लगेंगी। लेकिन ये आमने सामने नहीं टकराती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ कभी भी चक्रवात नहीं बनते हैं। भूमध्य रेखा पे कभी चक्रवात नहीं बनते हैं। जो चक्रवात बनते हैं वो आप देखोगे इसकी विशेषता क्या होती है, कि विशेषताएं जो होती हैं उसके अंतर्गत लिख लो। इसकी विशेषताएं आप देखो, ये चक्रवात जो बनते हैं ये ITCZ जो होता है, ये नॉर्थ एवं साउथ ऊपर नीचे खिसकने से ये चक्रवात बनते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि आप मान लो कि जैसे ये क्या है, मार्च है और यहीं सितंबर है। मार्च और सितंबर को आपको पता होना चाहिए सूरज किस पे आता है? भूमध्य रेखा पे आता है। तो यहाँ पर कभी चक्रवात बन ही नहीं सकते हैं। इसके बाद आप जानते हो कि ऊपर जैसे ही चलने लगता है तो यहाँ पे आता है अप्रैल, यहाँ मई, जून, ठीक। तो ये जैसे आप जानते हो कि ये कौन सी रेखा है? ये है आपकी कर्क रेखा। ये कौन है? कर्क रेखा। ये वायु पर, ये वायु दाब की रेखा है, राइट, ये वायु दाब की है, ये कर्क रेखा नहीं है। ये कर्क रेखा यहाँ है, 23.5 पे होती है। इधर आप देखोगे तो ये क्या है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे आ जाओ, नवंबर आ जाओ, दिसंबर आ जाओ। तो ये जो रेखा होती है एक, ये जो रेखा है ये वाली, ये जो रेखा है ये होती है मकर। तो आपको पता होना चाहिए ये 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच में ही आप जानते हो जो सूरज की जो प्रकाश रहता है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। ओके, अब बात ये आती है कि कभी भी आपको पता होना चाहिए मार्च एवं सितंबर, मार्च और सितंबर में कभी भी चक्रवात नहीं आते हैं। मार्च और सितंबर में कभी चक्रवात आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उस जो सूरज रहता है या सूर्य रहता है वो रहता किस पे? भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर जब सूर्य रहता है तो उस समय कभी चक्रवात बन ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक पवनें होती हैं वो एक मतलब एक दूसरे के विपरीत नहीं टकराती हैं, ये तिरछी या कोण पे टकराती हैं। इसकी वजह से कभी चक्रवात बन नहीं पाते हैं। तो भूमध्य रेखा पे हमेशा याद रखना कभी चक्रवात नहीं बनते हैं, कभी चक्रवात नहीं बनते हैं, इसलिए कभी बनते ही नहीं है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये बनते कहाँ हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे होता है जैसे ITCZ है। तो ITCZ जो होता है वो आप जानते हो जो खिसकता है वो सूर्य के जैसे जैसे प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश में आप जानते हो कि जो समताप रेखा होती है उसके द्वारा ही खिसकता है। जैसे मान लो कि आप जानते हो कि ये कोई एक रेखा है, राइट, यहाँ पे आप जानते हो कि ये कोई हम एक रेखा बना लेते हैं, जैसे ये कोई हम रेखा बनाते हैं, राइट, ये जैसे एक रेखा है। अब ये रेखा एक अक्षांश कोई एक अक्षांश की रेखा है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ इधर आप सूर्य आया, राइट, अब इधर सूर्य आया तो सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से गया गया तो, और सूर्य का प्रकाश हमेशा अक्षांश रेखा को फॉलो करता है, राइट। लेकिन समताप रेखा है वो कभी अक्षांश रेखा को फॉलो नहीं करती। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी पृथ्वी है वो एक समान नहीं है। कहीं पर आप देखोगे पर्वत है, कहीं पठार है, तो यहाँ पर वायु दाब की जो समदाब रेखा होती है वो एक समान कभी देखने को नहीं मिलेगी।
जब वायु दाब की रेखा एक समान नहीं मिल सकती तो समताप रेखा कैसे एक समान मिलेगी, क्योंकि ऊपर से तो प्रकाश समान पड़ रहा है, तो कहीं पे आप जानते हो पर्वत है, पठार है, तो वहां पे आप देखोगे तो वायु दाब कहीं कम मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो वायु दाब आप जानते हो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड करता है तापमान पे। तो तापमान जहाँ कम है वहाँ दाब ज़्यादा होगा, जहाँ तापमान ज़्यादा है वहाँ दाब कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या होता है कि ये आप देखोगे तो पृथ्वी पर कभी कहीं उच्चावच है, कहीं पे पठार पर्वत है, तो इसकी वजह से अक्षांश रेखा तो सीधी रहती है, लेकिन समताप रेखा या समदाब रेखाएं जो होती हैं वो कभी एक सीधी रेखा में नहीं मिलती हैं, वो थोड़ा आप देखोगे इस प्रकार से मिलेगी तिरछी। उसको जहाँ पे तापमान समान मिलेगा तो उस साइड मुड़ जाती है, राइट, अब उस साइड मुड़ जाती। तो ITCZ जो फॉलो करता है ना, ITCZ जो होता है वो किसे फॉलो करता है, वो करता है समताप रेखा, वो समदाब रेखा समताप रेखा को फॉलो करता है, जबकि वो अक्षांश रेखा को फॉलो नहीं करता है। तो अब एक कंडीशन यहाँ समझो, इसे इसे मानो फॉलो कर लिया, ठीक है। तो अब जैसी प्रकाश यहाँ आया तो यहाँ का जो ITCZ है वो इस साइड खिसक गया, इधर नॉर्थ ओर ही खिसक गया। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही खिसका, अब मान लो इधर से आ रही हैं व्यापारिक पवनें, इधर से आप जानते हो कि इधर से आ रही हैं व्यापारिक पवनें, तो व्यापारिक पवनें आप जानते हो इससे क्या होती हैं, वो प्रभावित होती हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजली प्रभावित होंगी। आप जानते हो कि जो चीज़ें यहाँ पे लंबवत प्रकाश आता है, तो ये आप जानते हो ITCZ यहाँ आता है, तो प्रकाश ये जो सॉरी ये व्यापारिक पवनें होती हैं वो सही दिशा से चलती हैं, राइट। अब जब यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि उधर साइड आप देखोगे, मतलब कि इस साइड आप देखोगे 10 डिग्री से ऊपर आप देखोगे, तो 10 डिग्री 05 से ऊपर की अगर आप देखोगे दिशा में, तो वहाँ समताप रेखाएं बनने लगती, क्योंकि सूरज मार्च से ऊपर चलने लगता है, अप्रैल मई जून, तो ये 3 महीने तक ऊपर तक क्या रहती हैं, ये समताप रेखाएं तिरछी बनती हैं, राइट। तो जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे तो वैसे ही ITCZ ऊपर जाता है, और ITCZ जैसे ही ऊपर जाता है तो यहाँ की जो जो ये क्या होती हैं व्यापारिक पवनें हैं, तो ये एक्चुअली में आप देखोगे थोड़ा इधर इनकी स्थिति है थोड़ा परिवर्तनशील हो जाती है। क्यों? ये हल्की रह होती हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे जब इधर वाली जो पवनें हैं इस साइड से जाती हैं, इधर पवनें हैं वो इस साइड से जाती हैं, तो आप एक चीज़ समझना, इस साइड से जब ये पवनें जाती हैं, तो जैसे ही ये पवनें इस साइड से गई तो फिर ये भूमध्य रेखा को यहाँ पार करेंगी इस साइड से, तो ये भूमध्य रेखा को ये पार कर जाती हैं, और ये वाली रेखाएं इधर नहीं आ पाती हैं। उसका रीज़न यही है कि ये वाली जो बेल्ट है ये ऊपर खिसक जाती, क्योंकि जो जो आप देखोगे जो 0 से 5 होती है वो 0 से 10 में चली जाती है, जो जो 30 से 35 होती है वो 35 से 40 के बीच आ जाती है। तो इस वजह से ये आप देखोगे व्यापारिक पवनें हैं थोड़ा देरी में आ पाती, क्योंकि उनकी पेठी है उत्तरी ओर खिसक गई, तो ये पेटियां खिसक जाती हैं। तो फिर ये वाली जो पवनें हैं ये हाई प्रेशर की रहती हैं, ये स्पीड से यहाँ पहुँच जाती हैं। अब ये पहुँच गई तो अब क्या होता है कि ये वाली जो पवनें होती हैं ये थोड़ी लेट आ पाती हैं, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि वो 5 डिग्री खिसक गई तो उतना ही लेट लग पहुँचती हैं वो। तो अब ये वाली जल्दी पहुँच गई, तो जैसे ही जल्दी पहुँच गई तो ये भूमध्य रेखा को पार करती हुए तो उधर से आ रही कौन सी पवनें, उधर से आप जानते हो ये आ रही गर्म, तो गर्म दोनों रहती हैं, गर्म दोनों रहती हैं। ऊपर इधर से ये आ रही इधर से ये आ रही, तो ये आपस में यहाँ टकरा जाती हैं। तो ये भूमध्य रेखा पे नहीं टकरा रही हैं, ओके, ये भूमध्य रेखा पे नहीं टकरा रही हैं। ये एक्चुअली में आप जानते हो कि 15 से 30 डिग्री 15 से 30 डिग्री नॉर्थ में और 15 से 30 डिग्री साउथ में ये पवनें आपस में टकराती हैं। ये पवनें आपस में 15 से 30 नॉर्थ 15 से 30 साउथ में, भूमध्य रेखा से देखो 15 डिग्री आप नॉर्थ में ले लो और 15 डिग्री आप साउथ में ले लो भूमध्य रेखा से, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पे नहीं टकराती हैं। ये 15 डिग्री आप इधर से जैसे 0 से 15 तक कोई पवन नहीं रहती है, 0 से 15 तक कोई पवन नहीं टकराती है, ये इस साइड टकराएंगी 15 से 30 15 से 30, ठीक। तो जैसे ये टकराती हैं तो फिर आप जानते हो यहाँ पे क्या बनते हैं, चक्रवात। अब चक्रवात यहाँ बन गए, अब ओबियसली चक्रवात यहाँ बन गए, और यही कंडीशन जो इधर रहेगी वही कंडीशन इधर भी रहती है, और इधर इसके विपरीत जब रहती है जब यही सूर्य जो है ये मकर रेखा पे आने लगता है। तो इधर आएगा जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इन 3 मंथों में इधर आप देखोगे समताप रेखा बनेगी, और इधर की जो समताप रेखा है लगभग में सीधी मिल जाती है, क्योंकि इधर आप देखोगे तो जल स्तर ज़्यादा है, इधर साइड जल स्तर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इधर वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखोगे एक समान समताप रेखाएं देखने को मिल जाती हैं, लेकिन
फिर भी तिरछी रहती है, क्योंकि यहाँ इधर आप देखोगे तो इधर भी महाद्वीप है, वो अफ्रीका महाद्वीप है, इधर वाला क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका भी पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। तो इसलिए आप जानते हो कि इधर भी तिरछी मिलती है, लेकिन काफ़ी समान भी मिल जाती है। तो इधर क्षेत्र में जब सूर्य आता है मकर रेखा में आता है, तो फिर क्या होता है कि यही जो ITCZ है वो इधर खिसक जाता है। तो फिर 15 डिग्री से 30 डिग्री साउथ में जब आओगे तो इधर भी पवनें जो होती हैं, ये वाली जो पवनें हैं, ये इधर वाली ये थोड़ा लेट पहुंचती, क्योंकि इनका जो बेल्ट है जो इस साइड खिसक गई, राइट, 5 डिग्री इस साइड खिसक जाती है नीचे साइड। ये हम आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट बता चुके हैं, यहाँ सब समझाना नहीं है। तो ये जब खिसक जाती है तो फिर क्या होता है कि ये जो पवनें हैं ये भूमध्य रेखा को पार कर देती हैं इस प्रकार से, राइट। तो इससे फिर ये यहाँ टकराती हैं, इससे इधर ये पार आ जाती हैं, इधर से आ गई इधर पार हो गई, इधर साइड आ गई इधर पार हो गई, इधर साइड है इधर पार, ऐसे, ठीक है। ये मकर रेखा की कंडीशन होती है। तो इधर से जा रही हैं तो ये आपस में यहाँ टकराएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये गोल 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 घूमने लगती हैं, तो ये आपस में टकरानी। और वैसे भी ये गर्म होती हैं, तो जैसे ही आप जानते हो ये आपस में आती हैं तो इनका जो लो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, बीच में लो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आसपास इसका हाई प्रेशर रहता है, आसपास इसका हाई प्रेशर रहता है। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हाई प्रेशर क्यों है, लो प्रेशर क्यों है। अब इसको हम केवल इसमें पृथ्वी पे रख के समझ रहे हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं ये पृथ्वी में उत्पत्ति के आधार पर समझ रहे हैं, पृथ्वी में उत्पत्ति के आधार पर। अभी जो उसका उत्पत्ति का आधार समझा था, वो आधार जो था वो मैंने समझा था प्राकृतिक आधार पर, उत्पत्ति की प्राकृतिक आधार पर, उत्पत्ति जो हुई थी वो प्राकृतिक आधार पर थी, राइट। लेकिन अब जो समझ रहे हैं इनकी उत्पत्ति जो हो रही है जो पृथ्वी में, तो पृथ्वी में उत्पत्ति हो रही है, और वो उत्पत्ति कहाँ हो रही है, भूमध्य रेखा के 15 डिग्री नॉर्थ में, 15 डिग्री साउथ में, ठीक है। और वो किस वजह से होती है, ITCZ। तो इसकी विशेषता है ITCZ जब नॉर्थ में खिसकता है तो 15 से 30 में जब पहुंचता है तो वो खिसकता क्यों है, वो सूर्य की वजह से खिसकता है। जैसे सूर्य उधर जाता है तो सूर्य ये पेटी उधर खिसक जाती है ITCZ की, इधर आता है तो इधर खिसक जाती है। तो इसी की वजह से ये चक्रवात जो होते हैं वो टकराते हैं आपस में, ये व्यापारिक पवनें हैं जी टकराती हैं। चलो ये तो चीज़ें आपने समझ ली, अब इसकी कुछ विशेषताएं समझ लो। विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी जो विशेषताएं होती हैं पृथ्वी को देख के हम विशेषताएं बताएंगे। पहली विशेषता जो होती है वो होती है ITCZ का उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में खिसकना। पहली तो इसकी एक विशेषता ये है, राइट, क्योंकि ITCZ के खिसकने से ही बनती हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये ज़्यादा नहीं रहते हैं, ये 3 मंथ ज़्यादा आप देखोगे, कब से, अप्रैल मई जून, राइट, फिर जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये 4 या 5 मंथ, 4 से 5 मंथ के बीच में ही चक्रवात की स्थिति बनती है। सबसे ज़्यादा जो चक्रवात आते हैं वो आते हैं कब, अप्रैल और मई को, अप्रैल और मई को। जून में इतने चक्रवात नहीं आते हैं, राइट, जून में इतने चक्रवात नहीं मिलते हैं, जबकि अप्रैल और मई में चक्रवात सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो 3, 4 या 5 मंथ के बीच बीच इनकी चक्रवात की स्थिति रहती है। तो यही स्थिति सेम इधर साइड भी है, सेम। एक साइड आपको हम अगर समझ आ रहे हैं तो समझ लो, उसकी आप विपरीत इधर भी समझ सकते हो खुद। अलग अलग हम दोनों में नहीं समझाएंगे, एक चीज़ एक साइड हम समझा दे रहे हैं, एक साइड आप खुद समझ सकते हो, कंडीशन वही है सेम, राइट। चलो अब बात ये आती है कि ये ITCZ का खिसकना है। दूसरी चीज़ें आप देखोगे, दूसरी क्या है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, पूर्व से ये पश्चिम की ओर चलते हैं। अब पूर्व से ये पश्चिम की ओर क्यों चलते हैं, आप जानते हो कि जैसे आप जानते हो कि ये इस साइड से पवनें आ रही हैं, इस साइड से, तो इनकी दिशा किधर है, पूर्व से। इधर से ये पवनें व्यापारिक पवनें हैं, तो इसकी दिशा किधर से, पूर्व से पश्चिम की ओर है, राइट। तो ये ओबियसली आप जानते हो इस प्रकार से। तो जब ये इधर से आ रही हैं और ये इधर से आ रही हैं, तो जब ये इस प्रकार से इधर मूव करते हैं, यहाँ टकराती हैं, तो इधर आप देखोगे तो इनकी दिशा जो होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है, इधर से पूर्व से पश्चिम होती है। तो ये दिशा आप समझ सकते हो, पूर्व से पश्चिम की ओर इनकी दिशा होती है। तीसरी अगर आप देखोगे कि तीसरी देखोगे तो इनकी विशेषताएं हमने पिछले जब बताए थे कि आसपास इनका क्या रहता है,
इनके बीच में रहता है लो प्रेशर, और आसपास जो होता है वो हाई प्रेशर रहता है, राइट। तो ये भी इसकी विशेषता है, लिख सकते हो। इसके बाद आप जानते हो कि ये आप जानते हो कुछ इसकी विशेषताएं हैं, और भी होती हैं, तो ज़्यादा लिखने की कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हैं। हमने आपको पिछले जो एक प्राकृतिक आधार पर उसको समझाया था, तो उस बेस पर आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से है, राइट। तो लो प्रेशर आसपास बीच में रहता है, आसपास हाई प्रेशर रहता है, तो एक कंडीशन इसकी विशेषता ये हो जाती है। तो और भी विशेषताएं हैं, जैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे अग्रभाग पश्चभाग में भी इसकी आप देखोगे, अग्रभाग और आप पश्चभाग में जो समताप, समान ताप और समान दाब रहता है, समान ताप समान दाब, राइट। तो अग्रभाग हुआ पश्चभाग हुआ में समान ताप समान दाब देखने को मिलेगा। तो ये इसकी भी एक विशेषता ये होती है। और देखोगे तो ये केवल व्यापारिक पवनों के टकराने से बनते हैं, ये केवल व्यापारिक पवनों के टकराने से ही बनते हैं। इसमें और पवनों का कोई रोल नहीं होता है, केवल व्यापारिक पवनों का ही रोल होता है। केवल व्यापारिक पवनें जो भूमध्य रेखा की दिशा की ओर चलती हैं, राइट, जो कर्क और मकर रेखा के बीच में चलती हैं, वही केवल व्यापारिक पवनें होती है। उन्हीं की अवस्थिति की जब आपस में टकराती है तभी भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो एक आप ये भी लिख सकते हो, व्यापारिक पवनों के टकराने से ही बनते हैं, इसमें और कोई पवनें नहीं होती हैं। और अगर देखना चाहो तो आप कह सकते हो इसकी दाब प्रवणता सबसे ज़्यादा होती है, राइट। इसके बीच में लो प्रेशर चक्षु होता है। तो आप अगर और भी देना चाहो बहुत सारे हो जाते हैं। दूसरी आप देना चाहो तो बोल सकते हो कि ये अपने केंद्र पर सबसे तेज घूमते हैं, केंद्र पर सबसे तेज घूमते हैं और केंद्र पर सबसे तेज घूमते हैं, जबकि आसपास आप देखोगे, आसपास मतलब आगे केंद्र सबसे तेज घूमते हैं, जबकि जब आगे की दिशा में चलते हैं तो ये स्लो चलते हैं या धीरे चलते हैं या कम चलते हैं, कम नहीं, ये कह सकते हैं धीरे चलते हैं, राइट। तो आप ये विशेषता इसकी डाल सकते हो। तो कई सारी इसकी विशेषताएं बन जाती हैं, उनको आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो। चलो, और भी अगर जैसे विशेषता देना चाहो तो ये दे सकते हो कि इसकी समदाब रेखाएं पास पास होती हैं, समदाब रेखाएं जो होती हैं वो इसकी पास पास होती हैं, राइट, समदाब रेखाएं पास पास होती हैं। और एक समदाब रेखा का मान उसकी समदाब रेखा के एक समान होता है, या कह सकते हो एक समदाब रेखा का मान उसकी पूरी एक समदाब रेखा का एक इक्वल होता है, राइट। इसके बाद अगर देना चाहो विशेषताएं में तो और भी लिख सकते हो कि ये अंडाकार नुमा होता है, और बी शेप्ड आकार का होता है, बी शेप्ड ऐसे होता है, ऐसे, ठीक, बी शेप्ड आकार का होता है, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी आप कह सकते हो वायु राशि में असमानता होती है, वायु राशि में असमानता होती है। बहुत सारे आप इसमें लिख सकते हो, विशेषताएं बहुत होती हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि इसमें विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या इसमें पाए जाते हैं, क्या क्या इसके अपने एक अलग विशेषताएं होती हैं, और इन विशेषताओं के आधार पर ही इनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, राइट। और आप जैसे विशेषताएं देना चाहो तो दे सकते हो कि ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये भी लिख सकते हो, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर और जैसे आप जानना चाहो तो इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं तो उनको थोड़ा और समझ लो। इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, एक मिनट, इनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो समझ लेते हैं, कौन कौन से इनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो जो भी चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, तो इनको आपको समझ में आ ही गया कैसे बनते हैं, पृथ्वी पर कैसे ये बनते हैं। तो पृथ्वी पर आप यही चीज़ समझ लो, ये जो बनने का इनका आधार है तो यही होता है
कि स्थल क्षेत्र पर विशेषताओं में अगर एक चीज़ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो स्थल क्षेत्र की ओर ये ज़्यादातर मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि स्थल क्षेत्र जो होता है वो गर्म होता है, जबकि जल जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है। इस वजह से जो जल है उस पर हाई प्रेशर रहता है, जबकि आप स्थल का जो टुकड़ा होता है तो वहाँ पे तापांतर ज़्यादा रहता है, ताप ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से लो प्रेशर रहता है, तब ये चलने लगती हैं। तो ये भी आप इसमें विशेषताओं में लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं बन सकती हैं। और ये एक्चुअली में देखोगे तो ये उसी क्षेत्र विशेष पर बनते हैं, ये उसी क्षेत्र विशेष पे बनते हैं जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे जो लो प्रेशर ज़्यादा है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे जो भी आप देखोगे जो महाद्वीप होते हैं, तो महाद्वीप जब जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जल धीरे से गर्म होते हैं तो फिर ये ओबियसली चक्रवात बनने लगते हैं। ठीक, चक्रवात बनने लगते हैं क्योंकि जल में जो प्रेशर रहेगा वो हाई रहेगा, और आप देखोगे स्थल का टुकड़ा है उस पर प्रेशर वो तापमान ज़्यादा रहता है, इस पर तापमान कम रहता है जल में, तो ओबियसली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप डाल सकते हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके विषय में। चलो, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसको लिख लो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को प्रभावित करने वाले कारक। हम इस प्रकार से उष्ण चक्रवात को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक आप जानते हो कि पृथ्वी पर स्थल व जल का असमान वितरण। आप जानते हो कि पृथ्वी पर जल व स्थल का असमान वितरण है, क्योंकि आप जानते हो जैसे यहाँ से चक्रवात इस प्रकार चलते हैं, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, तो ये जो चक्रवात इस दिशा से जैसे जाते हैं, राइट, और आप जानते हो भूमध्य रेखा पर नहीं चलते हैं, केवल ये इस साइड यहाँ से चलते हैं इस प्रकार से। जैसे आप एक चीज़ देखो, इधर हम आपको समझाते हैं, ये जैसे पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो ये इसके इस साइड चलते हैं, इस साइड चलते हैं। और आपको एक चीज़ दिमाग में क्लियर कर लो, ये बिल्कुल सीधे नहीं चलते हैं, जैसे हम चला रहे हैं इनको ना सीधा पूर्व से पश्चिम की दिशा में, ये भले ही चलते हैं लेकिन एक सीधी रेखा में नहीं चलते हैं। एक सीधी रेखा में ना चलने का कारण क्यों है? क्योंकि व्यापारिक पवनें तिरछी होती हैं, राइट। दूसरा पहला कारण तो ये है, आप यहाँ पे डाल लो, पृथ्वी व स्थल का जल का असमान वितरण, तो पहला कारण तो ये प्रभावित करता है, ठीक है, ये सीधी रेखा में नहीं चलती ना। दूसरा कारण क्या है? दूसरा इसका कारण है स्थानीय पवन, जो स्थानीय पवनें होती हैं जो अपने क्षेत्र विशेष में चलती हैं, उनसे ये टकरा जाते हैं, उनसे टकराव होता है इनका, इस वजह से ये प्रभावित हो जाते हैं। तीसरा कारक आप देखोगे कि जल और स्थल में जो तापमान होता है, तापमान का अंतर कह सकते हैं या असमान वितरण कह सकते हैं, जैसे भी आप समझो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे स्थल जल्दी से गर्म हो जाता है, जल देर से गर्म होता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो आप जानते हो कि ये क्या है, इधर आप पे हो जाएगा लो प्रेशर, इधर हो जाएगा हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलने लगती हैं, और जब वो आपस में टकरा जाती हैं तो वही चक्रवात बन जाते हैं और कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से भी आप जानते हो कि इनको प्रभावित करते हैं। दूसरी है स्थानीय पवनें, वो भी प्रभावित करती हैं, इनके बीच बीच में टकराती रहती हैं। पृथ्वी पर स्थल व जल का असमान वितरण भी है, राइट। जल व स्थल का वितरण मतलब है, कहीं पे आप देखोगे स्थल मतलब कि जैसे कि अक्षांश रेखा है, तो एक अक्षांश रेखा पे कहीं पे पर्वत मिलेंगे, कहीं पे पठार मिलेंगे, कहीं पे नदियां मिलेंगी, कहीं पे जल मिलेंगे, कहीं पे सागर मिलेंगे। तो ये आप जानते हो कि जल और स्थल का है वो असमान वितरण है, ठीक है। तो इसकी वजह से चक्रवात प्रभावित होते हैं। ओके, तो चक्रवात आप हमेशा याद रखना, चक्रवात जो होते हैं वो स्थल की ओर मूव करते हैं। किधर? स्थल की ओर मूव करते हैं। वो भले ही पूर्व से पश्चिम चलते हैं, दिशा उनकी पूर्व से पश्चिम होती है, लेकिन आप जानते हो कि अगर आप देखोगे तो अगर काफी चक्रवात ऐसे भी होते हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ भी जाते हैं, वो ऐसी दशा में मुड़ जाते हैं कि स्थल का जो टुकड़ा है उस पर कुछ ज़्यादा ही आप जानते हो ज़्यादा तापमान, अगर जैसे चक्रवात ये मान लो जैसे भारत है, राइट, तो भारत में आप जानते हो जो चक्रवात आते हैं इस दिशा से सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक, इस दिशा से, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम चलते हैं। कभी कभी आप जानते हो कि ये इस प्रकार से चले जाते हैं, कभी कभी ये चक्रवात ऐसे भी मुड़ जाते हैं,
ठीक, ऐसे मुड़ जाते हैं। इसका मुड़ने का रीजन क्या है कि ये जो स्थल का जो टुकड़ा है, तो यहाँ पर आप जानते हो कुछ मानव गतिविधियाँ भी होती हैं, मानवीय गतिविधियाँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्सर्जन है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पवने हैं इधर तो हाई प्रेशर वैसे भी रहता है, इधर जैसे इसके बीच में आगे चल रहा है तो इसमें तो लो प्रेशर है, लेकिन इसके आसपास तो हाई प्रेशर रहता है। अब बात ये आ गई, इसको लगा के इधर भी बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है, इधर लो ज़्यादा है, क्योंकि इधर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रभावित करो उत्सर्जित करे हुए, तो फिर यही क्या है कि इधर चलते हुए इधर इधर मुड़ जाता है, ठीक, इधर मुड़ जाता है, उसको इधर लो प्रेशर नहीं दिखता है, उससे तुलना में इधर लो प्रेशर ज़्यादा मिल जाता है, तो वो इधर से भी इधर मूव हो जाता है। तो इस वजह से आ जाते हैं, वो रेयरली कंडीशन में आते हैं जब मानवीय गतिविधियाँ होती हैं। वैसे तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में ही चलते हैं, लेकिन एक सीधी रेखा में नहीं चलते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में ये जरूर चलते हैं, लेकिन एक सीधी रेखा में नहीं चलते हैं। इसका रीजन क्या है कि व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, राइट, इस प्रकार से। तो ये ऐसे नहीं चलते हैं, सीधे नहीं चलते हैं, ऐसे टकराते हैं, इस प्रकार से मूव जरूर हो जाते हैं। लेकिन पृथ्वी भी आप जानते हो घूम रही है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूम रही है, वो पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो उसकी दिशा में घूमने की वजह से इस पे डिफेंडर एक्चुअली में प्रभावित होते हैं, इन पे इफेक्टिव पड़ता ही है, राइट। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनको प्रभावित वाले कारक कौन कौन से हैं, तो हमने आपको बता दिया। पृथ्वी पर जो स्थल जल का आसमान वितरण है, स्थानीय पवनें भी हैं, उनसे टकराव होता है, जल स्थल में तापमान का अंतर है, दाब का अंतर है, इसकी वजह से भी है, राइट। कोरियोलिसिस बल का प्रभाव पड़ता है, ये भी प्रभावित कर सकते हो कि इस पे लिख सकते हो कोरियोलिसिस बल का प्रभाव, कोरियोलिसिस बल का प्रभाव में लिख सकते हो। इसमें और भी अगर लिखना चाहो तो आप एक चीज़ और लिख सकते हो, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी का घूर्णन हर जगह जिम्मेदार कारक बन जाता है, ठीक है। ये कुछ इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं बहुत। और आप देखोगे तो ये इससे प्रभाव क्या पड़ता है, तो प्रभाव तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये विनाशकारी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को नष्ट करते हैं, ठीक है। इसी से आप जानते हो कि सुनामियाँ आ जाती हैं। तो प्रभाव अगर जानते हो तो प्रभाव तो बहुत सारे कारक मिल जाएंगे, ठीक है। इनसे पेड़ पौधे हैं, घर आवास की हानि होती है, ठीक है, सब जनमानस हानि हो जाती है। और आप जानते हो कि जंगल हैं उनका नष्टीकरण हो जाता है, बांध फट जाते हैं, बहुत सारे हैं। तो प्रभाव तो आप जानते ही हो कि पूरी प्राकृतिक आपदा ही आ जाती है इनकी वजह से। तो आप सब कुछ लिख सकते हो इसमें। सुनामी आना है, इससे आप जानते हो कि वैसे भूकंप की हम इसमें तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूकंप पहले नहीं आता है, पहले भूकंप आता है, ये बाद में आता है, राइट। तो इससे भूकंप नहीं आता है, तो भूकंप को इससे हम बाद में जोड़ते हैं, ओके। तो इसके प्रभाव जो पड़ते हैं, प्रभाव तो बहुत ज़्यादा हैं, और प्रभाव तो आप जानते ही हो कि पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है। चलो, पूरा संचार वितरण है सभ्यता प्रणाली नष्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये चक्रवात से प्रभाव हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो आपको स्पष्ट समझ में आ गए होंगे, इसमें अब कोई खास ज़्यादा है नहीं, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपको पता ही है कौन क्षेत्रों में आते हैं। ये 15 से ऊपर, 15 से 30 ऊपर जाओ, 15 से 30 नीचे, ठीक है, बीच में नहीं आते हैं। 15 से 30 ऊपर नीचे रहते हैं। और ये आते कब हैं, जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, और ये 4 से 5 मंथ की अवधि तक ही रहते हैं, बस। आप ये चीज़ें समझ सकते। तो खास इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत जितना भी था मैंने आपको डिटेल से समझा दिए हैं इसमें, ओके। चलिए, नेक्स्ट जो आता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब इसके विषय में समझते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। चलो, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को समझेंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, किन स्थितियों में बनते हैं, कब तक रहते हैं, कब तक इसकी अवधि होती है, कितना तेज होते हैं, के विषय में समझेंगे। तो जो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इनके विषय में समझ ही लिया। इनकी दिशा आपको पता ही होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम चलते हैं। साथ ही साथ आप जानते हो कि यही उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ये दक्षिणी आप जानते हो कि दक्षिणी गोलार्ध में
ये क्लॉकवाइज होते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो ये सब हमने आपको डिटेल से समझा दिए हैं, और वो पहले ही बताए हैं। आरेख बना के जो भी डायग्राम बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये घूमती हैं। चलो, अब आता है दूसरा हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, देखो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ये कैसे बनते हैं। तो पहले आप एक चीज समझो, ये जैसे हमारी पृथ्वी है, राइट। तो पृथ्वी में आप जानते हो कि ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा के ऊपर ये पेटी एक मान लेते हैं। उसके बाद ये एक पेटी होती है 30-35 की, उसके बाद एक पेटी ये होती है, ठीक है, और एक ये पेटी। अब हम यहाँ समझा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को यहाँ समझ सकते हो, और इसकी जो आ, दिशा जो होती है वो एक समान होती है, ठीक है। जैसे मैंने उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा बताई थी, दिशा नहीं सॉरी, उसको चलने की जो दिशा, राइट। हम अग्रभाग की चलने की दिशा नहीं बात कर रहे हैं, अग्रभाग की नहीं बात कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं जो अपने अक्ष पर घूमते हैं। तो अक्ष पर जो घूमने की दिशा है वो आप इनकी भी देखोगे तो ये भी आप देखोगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा से ही घूमते हैं, जो अपने अक्ष पर घूमते हैं। केवल अक्ष की बात कर रहे हैं, आगे की दिशा इसके विपरीत होती है, लेकिन जो अपने अक्ष पर ये घूमते हैं तो वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उसी के आधार पर ही घूमते हैं, उसी के समान घूमते हैं, ठीक है। आप जानते हो कि ये हमारी क्या है, ये जा रही पछुआ पवन। ये कैसी पछुआ पवन है, तो पछुआ पवन आपको पता ही होनी चाहिए, ये पश्चिम से चलती हैं। ये आ रही इधर ऊपर से कौन, ये ऊपर से आ रही है ध्रुवी पवन। अब ध्रुवी पवन आती है तो ये इनका बीच में क्या होगा, टकराव। तो ये एक्चुअली में आप जानते हो कि ये आपस में आमने सामने टकरा जाती हैं, ये आपस में आमने सामने टकरा जाती हैं। तो इससे क्या बनता है यहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब इसको थोड़ा और समझ लो डिटेल से। आप जानते हो कि जो ये पवनें होती हैं, ये वाली जो पवन होती है ये थोड़ी इसकी तुलना में गर्म होती है, राइट। अब ये गर्म होती है तो ओबियसली ये ऊपर उठ के चलती है, गर्म कोई चीज़ है ऊपर उठती है, हल्की होती है। तो आप जानते हो कि इसकी सांद्रता जो होती है, इसकी सांद्रता होती है ऊपर साइड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप जानते हो जब पवन ऊपर उठ जाती है इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ की जो सांद्रता आप देखोगे, सांद्रता का मतलब है एक चीज़ आप देखना, एक इकाई आयतन में जो वायु के अणु होते हैं उसको हम मापते हैं तो उसे बोलते हैं सांद्रता। एक इकाई आयतन में वायु के अणुओं की मात्रा उसे बोलते हैं सांद्रता। तो एक चीज़ यहाँ पे आप क्लियर कर लो, जैसे ये पवन है, राइट, ये है, राइट। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रकार से होती जाएगी, इस प्रकार से। ये कौन सी पवन है, इसको हम बोलते हैं पछुआ पवन, क्योंकि पछुआ पवन ओबियसली थोड़ा हल्की होती हैं, और जबकि ये पवनें आती हैं ध्रुवी, क्योंकि ये आमने सामने है ना, तो ये आती हैं ध्रुवी। ठीक, इनका आप देखोगे तो नीचे सांद्रता इनकी अधिक होती है, ऊपर ये विरल हो जाती हैं, यहाँ तक रहती हैं, क्योंकि ये हल्की नहीं होती, ये ठंडी होती हैं, ये भारी होती हैं, और ये हल्की होती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इनका आपस में देखो मैच कराओ, का मैच कराओ, का ऐसा मिलान कराओ, जब आपस में टकराती हैं मिलान करा दो, ये नीचे जो मिलान करती हैं तो आपस में आप देखोगे तो ये यहीं पे गोल 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 घूम जाती हैं इस प्रकार से, ठीक। अब देखोगे ये पवन जो गई ये ऐसी चढ़ गई, ये पवन गई ये ऐसी चढ़ गई, राइट। अब देखो यहाँ क्या होने लगा, अब देखो, अब ये जो है इसका यहाँ पर होने लगा तापमान का व्युत्क्रमण, तापमान का व्युत्क्रमण। ऊपर आप देखते हो जो ऊपर होगा क्या होगा, वो तापमान का होगा व्युत्क्रमण, यानी कि ताप का व्युत्क्रमण होने लगता है। यानी कि जो ताप है, जो पवन है, क्योंकि ताप का व्युत्क्रमण का मतलब यही होता है कि इससे टकरानी जरूर है, सुनना, इससे टकरानी जरूर है ध्रुवी पवन में, लेकिन जब ऊपर व्युत्क्रमण बना है उसमें इनका कोई रोल नहीं है, नीचे वालों का इनका कोई रोल नहीं है। ये तो ऊपर गई, ऊपर चढ़ गई, और जैसे ही ऊपर चढ़ी तो ऊपर ही ये गोल गोल घूम जाती है, राइट। और गोल गोल घूम रही है, उसका मतलब तो आप जानते ही हो गोल गोल क्यों घूम रही है, उस पर क्या बल लग रहा है, वो ऊपर उधर साइड लगता है, दायां ओर ही बल लगेगा तो फिर घूमती है, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये जो घूमने का जो प्रभाव है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये है इसका लो प्रेशर, राइट, और ये है इस प्रकार से आप कर लो, ये है हाई प्रेशर, इधर भी हाई प्रेशर, इधर भी हाई प्रेशर, इधर भी हाई प्रेशर। तो
इधर आप इसका इस प्रकार से कर लो। अब इसका दायां कहाँ किधर साइड है, इसका दायां है, इसका दायां इधर साइड हो जाएगा, इसका दायां इधर साइड हो जाएगा, इसका दायां इधर साइड हो जाएगा, इसका दायां इधर। तो ये भी आप जानते हो कि ये भी कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि वामावर्त घूमते हैं, ठीक, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, सेम उसी प्रकार से घूमते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैन होती हैं, वो कैसे होती हैं थोड़ा देखो, क्योंकि ये यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये जो पेटी होती है ये होती है लो प्रेशर की, राइट, ये पेटी लो है, ये हाई होती है, ये लो होती है। तो एक्चुअली में ध्रुवीय पवनें जो इधर आती हैं इनका ये टकराती जरूर हैं, लेकिन ये नीचे साइड इनका रोल होता है। देखो मैंने जिससे आपको बताया नीचे साइड रोल होता है, जबकि ऊपर साइड आप देखोगे तो ऊपर साइड इनका कोई रोल नहीं होता, यही चढ़ जाती हैं, ये हल्की होती हैं थोड़ी, तो इनकी सांद्रता ऊपर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा होती है, इनकी आप देखोगे तो ऊपर की ये हल्की होती हैं, तो ऊपर की इनकी ताप की प्रवणता बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि इसकी जो है जो दाब प्रवणता है वो नीचे साइड बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे, नीचे साइड इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से ये ऊपर ताप प्रवणता इनकी ज़्यादा होती है, तो ये जैसे हल्की होती हैं तो ऊपर चली जाती हैं, उनकी ताप का हो जाता है इनका व्युत्क्रमण और ये घूमने लगती हैं। घूमने की कंडीशन मैंने बता दी यही सेम होती है। इस पर क्या प्रभाव लगता है उधर, वो लगता है उत्तरी गोलार्ध में दायां वर्त। तो दायां वर्त देखो इस प्रकार से है, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे समझो, घूमते से हैं ना ये तो घूमते हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में दायां वर्त है तो इसमें विपरीत दिशा में घूमते हैं, जबकि जबकि यही शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इधर साइड अगर आप देखोगे, एक साइड हमने समझा दी है तो इधर अपने आप समझ सकते हो, इधर साइड जब घूमेंगे तो ये होते हैं घड़ी की दिशा में, या हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज, ठीक, ये कैसे होते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो क्योंकि इधर साइड जो बल लगता है ना वो कैसा लगता है, बायां, इधर साइड बल कौन लगता है, यही कोरियोलिसिस बल इधर साइड बायां लगता है, तो इस वजह से इधर ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं क्लॉकवाइज। अब बात ये आती है कि ये नीचे प्रेशर रहता है और इसका ऊपर प्रेशर कम होता है, तो इस वजह से ये चढ़ जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में सबसे ज़्यादा आते हैं। आने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने या 12 महीने या साल भर या वर्ष भर कह सकते हैं, पवनें जो होती हैं, पछुआ पवनें हैं, सीधी चलती इस प्रकार से चलती जाती हैं, राइट, और इधर से आती हैं। तो इस पर जो आप देखोगे, इस पर आप देखोगे जो शिफ्टिंग होती है ITCZ की उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, क्योंकि शिफ्टिंग यहाँ तक रहती है, केवल यहाँ तक रहती है। तो ये तो हमेशा ही पवन चलेंगी ना, ये तो हमेशा सीधी चलेंगी। अब ये सीधी चलती हैं, तो जैसे सीधी चलेंगी, ये सीधी चलेंगी तो ओबियसली है एक साल भर ये सीधी चलती हैं इस प्रकार से, राइट, ये तिरछी भले ही होती है लेकिन चलती तो इस प्रकार से है ना, तो फिर ये आपस में टकराती रहती हैं, तो ये साल भर या वर्ष भर चक्रवात आते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो वर्ष भर आते हैं, राइट, वर्ष भर आते हैं। ये आप देखोगे इस प्रकार से बनता है। तो ये क्या है, इसका एक चक्रवात है जिसे वाताग्र बोलते हैं। वाताग्र आपको पता ही होना चाहिए कि एक वायु है, एक कम गर्म है एक ठंडी है, राइट, जब ये आपस में टकराती हैं तो गर्म ऊपर उठ जाती है, तो ऊपर उसका हो जाता है व्युत्क्रमण, तो वो होता है वाताग्र, राइट, वही वाताग्र, फिर वही गोल गोल घूमने लगता है तो चक्रवात बन जाता है। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात इस प्रकार से आते हैं, और ये आप जानते हो ये 12 महीने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर आप जानते हो वायु क्या है वो टकराती रहती है, यहाँ ITCZ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, इसलिए। अब कौन कौन पवनों से, ये ध्रुवीय पवन है और पछुआ पवन है, इनसे टकराती है। अब बात आती है कि इनकी दिशा क्या होती है, ये तो आपने देखी, ये जो दिशा होती है ना, ये दिशा जो जानते हो ये अपने अक्ष पर है, ये अपने अक्ष पर है, ये अपने अक्ष पर होती है, उष्णकटिबंधीय की दिशा में होती है। लेकिन यहाँ पर आप इसकी जो दिशा देखोगे अग्रभाग की, आगे चलने की जो दिशा देखोगे तो वो कैसी होती है, वो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि इधर से पवनें जा रही हैं इस प्रकार से, जा रही पश्चिम से, इधर से पश्चिम जा रही हैं,
तो ये हल्की हो रही तो यही तो ऊपर घूमेंगी, तो ये घूमेंगी तो ये पश्चिम की ओर जाएंगी ना, तो इस प्रकार से चलती हैं। लेकिन एक चीज यहाँ समझना, यहाँ पे आप जानते हो कि ये जो दिशा होती है इनकी एक सीधी रेखा में होती है, यहाँ पर इन पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो होते हैं, लेकिन जो आप जानते हो कि जो स्थल जल का वितरण है वो इसमें नहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्थल स्थल ज़्यादा है, इधर है आपको स्थल है केवल, यहाँ पे अटलांटिक महासागर पड़ता है और तो सब स्थल ही पड़ता है इधर साइड में, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारक बहुत कम मिलते हैं, जबकि इधर साइड में उष्णकटिबंधीय चक्रवात में बहुत मिलते हैं। इधर भी कारक बहुत कम मिलेंगे क्योंकि जल ही जल है। ओके, चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जबकि इधर साइड जो चक्रवात हैं वो बहुत कम उठेंगे, इधर साइड कम उठते हैं। क्यों? क्योंकि इधर जल जल ज़्यादा है, जल ही जल है, तो जल में केवल उठते चक्रवात नहीं है, जल में वो चक्रवात केवल जल में नहीं उठते हैं, ये चीज़ें दिमाग में रखना। उसको वो जब उठते हैं जब एक जगह उसको लो प्रेशर दिखाई देगा, एक जगह हाई प्रेशर होगा, राइट। अगर उसको लगता है कि ये जल ही जल है तो सब जगह उसका टेम्परेचर वो समान रहेगा, तो कैसे उठ पाएंगे? तो वो ये देखता है कि कहीं पे लो प्रेशर है तो फिर वो बन जाता है, ठीक है। तो स्थल होना जरूरी है, तो फिर ये चक्रवात बन जाते हैं, ठीक है। तो इधर साइड चक्रवात आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंध वाले, लेकिन चलते साल भर हैं, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। इधर सबसे ज़्यादा चलते हैं और वर्ष भर चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इधर आप जानते हो कि आप जानते हो इधर वाले क्षेत्र में, कनाडा क्षेत्र में देख लो, अमेरिका क्षेत्र में देख लो, रूस में देख लो, साइबेरियन क्षेत्र में देख लो, कितना ज़्यादा चक्रवातों से प्रभावित रहता है क्षेत्र। बर्फ पड़ती है, बर्फ से चक्रवात आते हैं, बर्फनुमा चक्रवात आते हैं। तो आप यही आने का जो रीजन है वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन एक चीज़ दिमाग में क्लियर कर लेना कि ये इतना तेज नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो चक्रवात होते हैं ये इतनी तेज नहीं होते हैं, ना इतना तेज चलते हैं, ये नॉर्मली चलते हैं, ज़्यादा तेज नहीं चलते हैं। लेकिन एक चीज़ दिमाग में क्लियर कट कर लो, लेकिन इनका अग्रभाग जो होता है, सुनना, का भी आप देखोगे अग्रभाग जो होता है वो भी काफ़ी तेज होता है, इसकी तुलना में आगे साइड से काफ़ी चलते हैं। लेकिन ये अपने अक्ष पर देखोगे, इनका जो अक्ष होता है ये वाला, ये यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलते हैं, इससे ज़्यादा ज़्यादा 15 से ये 30 के बीच में ही रहते हैं, 15 से 30 किलोमीटर पर आवर घंटा में चलते हैं। आगे भी देखोगे ना, आगे भी देखोगे तो वो भी इतनी समान गति होती है, थोड़ा बहुत अंतर हो वो अलग बात है। लेकिन जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखोगे तो वो लगभग 80 से, आप जानते हो कितना होता है, 250 किलोमीटर बीच तक होते हैं। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं आपको इस पर समझ में आ गए होंगे, राइट। चलो, अब बात ये आती है कि क्या इन चक्रवातों को समाप्त भी किया जा सकता है, राइट। किसी मशीनीकृत किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से इसे समाप्त किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। उसके लिए आप जानते हो कृत्रिम वर्षा करानी होती है। तो आप जानते हो कृत्रिम वर्षा जो कराई जाती है के माध्यम से इसे समाप्त किया जा सकता है। तो कृत्रिम वर्षा के माध्यम से आप जानते हो इनके बीच में जो लो प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर में अगर आप हाई प्रेशर बना देते हो तो फिर ये समाप्त हो जाते हैं। लो प्रेशर इनका जो बीच में चक्षु होता है, इनके चक्षु में आप देखोगे लो प्रेशर रहता है, तो इनके चक्षु में आप जानते हो कृत्रिम वर्षा करा दो, इसको हाई प्रेशर कर दो, इसके आसपास जिस प्रकार का दाबांतर होता है, अगर उस वही कंडीशन में आप इसमें कर देते हो तो फिर ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलो, तो कृत्रिम वर्षा से हो जाता है, इसमें आप जानते हो कि जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। उसमें आप जानते हो जैसे क्या होता है, सोनाइट कुछ नाम से ऐसा पदार्थ है, तो एक बार देख लेना। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कटबंदी जो चक्रवात हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये आपको स्पष्ट समझ में आ गए होंगे, राइट। ये आपको स्पष्ट समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट चक्रवात जो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चक्रवात जो आते हैं वो आते हैं प्रति चक्रवात। तो अब प्रति चक्रवात को थोड़ा समझ लो। प्रति चक्रवात आप जानते हो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। जो प्रति चक्रवात हैं इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, तो थोड़ा अगर आप समझोगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। और वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, कौन सी वायुदाब की पेटी में उत्पन्न होते हैं, ठीक, उनकी दिशा कैसी होती है, के विषय में हम डिटेल से समझेंगे। चलो,
अब आते हैं तीसरे, प्रतिचक्रवात। तो प्रतिचक्रवात क्या होते हैं, इनको थोड़ा समझ लो। देखो आप जानते हो ये हमारी पृथ्वी है, राइट, पृथ्वी है। तो पृथ्वी ये है, और पृथ्वी के आप देखोगे ऊपर एक पेटी आती है, ये पेटी जो होती है ये होती है हाई प्रेशर की पेटी। इसके बाद ये लो प्रेशर की पेटी होती है, ये हाई प्रेशर की पेटी होती है यहाँ पे, और इसके ऊपर लो प्रेशर की पेटी होती है, ठीक। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। इसके ऊपर आप देखोगे जो 30 से 35 है, जो पेटी होती है 30 से 35, ये कौन सी पेटी होती है, हाई प्रेशर की। ये कौन सी पेटी होती है, हाई प्रेशर की। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, हाई पेटी का, राइट, हाई प्रेशर का होता है। तो आप जानते हो कि जब पवनें यहाँ से उठती हैं, ओके, जब पवनें यहाँ से उठती हैं और जैसे ही उठती हैं, वैसे तो आपको पता है ये साल भर उठती रहती हैं, ये पवनें जैसे ही उठती हैं और जैसे ही उठती हैं, साल भर तो ज़्यादा नहीं उठती हैं, जब चक्रवात आते हैं तो पवनें यहाँ पे कम उठती हैं, क्योंकि वो आपस में वहीं टकरा जाती हैं, तो वहीं टकराने के बाद चक्रवात बन जाते हैं। तो बहुत रेयरली कंडीशन में यहाँ पे पवनें फिर कम उठती हैं। और जब आप जानते हो ये 4-5 मंथ जैसे ही गुजरते हैं तो यहाँ पर पवनें फिर क्या होती हैं, तिरछी टकराने लगती हैं, फिर सीधी पवनें ऊपर उठती चली जाती हैं, ओके। तो यही पवन जब ऊपर उठती है, यही पवन जब ऊपर उठती है तो आप जानते हो क्या होता है कि ये यहाँ पर बैठती है, यहाँ पर बैठती है, अब यहाँ पर बैठेगी, राइट। और आप जानते हो प्रति चक्रवात जो आते हैं वो रात्रि में आते हैं, राइट, रात्रि में आते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे स्थल का टुकड़ा ले लो और एक जल का टुकड़ा ले लो, राइट। जल जो होता है वो देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है और ये इसकी कम होती है, क्योंकि ये जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल्दी से ये ठंडा हो जाता है। अब रात में जैसे ही जल्दी से ठंडा हुआ तो इधर बन गया इसका हाई प्रेशर, इधर ये जल जो रहता है वो देरी से गर्म होता है रात में, तो ये बन गया लो प्रेशर। तो फिर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं, स्थल से सागरों की ओर चलते हैं, राइट, स्थल से सागरों की ओर चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यही जो चक्रवात हैं, जो प्रति चक्रवात होते हैं, ये हाई से इधर चलते हैं। तो देखो बीच में इसका बना लेते हैं हाई प्रेशर, इसके बाद ये इस प्रकार से चलते हैं। आप सुनना ध्यान से, इधर है लो प्रेशर, इधर है लो प्रेशर, इधर है लो प्रेशर, और हमेशा याद रखना ये रात्रि में ही चलते हैं, ठीक है, ये रात्रि में ही चलते हैं। तो अब क्या होता है कि ये लो प्रेशर इधर भी रहता है, लो प्रेशर इधर भी लो प्रेशर। तो ये जो यहाँ से आप देखोगे तो ऊपर जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में दायां ओरी लगता है, तो दायां ओरी इसका बल इधर लगेगा, दायां ओरी इसका इधर लगेगा। इसका देखो दायां कौन हाथ है, इधर है, इसका दायां इधर है। तो आप जानते हो कि ये प्रति चक्रवात जो होते हैं ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, राइट, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। चलो तो ये आप जानते हो कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ये पूर्ण गोलाकार होते हैं, एक चीज दिमाग में याद रखना, ये पूर्ण गोलाकार होते हैं। जबकि चक्रवात हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुए या वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हुए, ये पूर्ण गोलाकार नहीं होते हैं, अंडाकार होते हैं। जबकि ये चक्रवात आप देखोगे प्रति चक्रवात, ये प्रति चक्रवात मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं, ये पूर्ण गोलाकार होते हैं, राइट, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर में आप देखोगे तो यहाँ भी आप देखोगे तो ये शांत क्षेत्र होता है, लेकिन ये शांत क्षेत्र हाई प्रेशर की रहता है, ये भी शांत क्षेत्र है और हाई प्रेशर का रहता है। तो ये इस प्रकार से चलते हैं, देखना ऐसे ऐसे, ये पूर्ण गोलाकार होते हैं, राइट, पूर्ण गोलाकार होते हैं। सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर यहाँ रहेगा और सबसे कम हाई प्रेशर इधर रहेगा। तो इधर आप जानते हो ये लो प्रेशर रहता है, इस दिशा में ऐसे चलते, ठीक। और ये पूर्ण गोलाकार रहता है, पूर्ण गोलाकार रहता है। तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा समदाब रेखा यहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम इधर रहेगी। तो सबसे ज़्यादा आप इसके जस्ट अपोजिट कर लो, मैंने आपको बताया था इधर समदाब रेखा उसकी सबसे ज़्यादा थी, तो 1000 मान लो, इसकी 1020 कर लो, इधर 1020 कर लो, राइट, मिली बार। इसके बाद इसकी थोड़ा और कम कर लो, इसकी 1013 कर लो, इसकी आप 990 कर लो, और इसकी आप 60 कर लो। तो ये आप देखोगे दावांतर है वो बाहर की ओर है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कम होने का रीजन क्यों है, क्योंकि स्थल टुकड़ा है वो ज़्यादा ठंडा हो गया, बाहर जो जल है वो गर्म रहता है, तो जस्ट अपोजिट ही प्रति चक्रवात चलने लगते हैं ओबियसली। तो आप देखोगे
ये तो इसकी हमने कुछ विशेषता ये चीज़ें बता दी हैं, आंतरिक चीज़ें हैं कुछ इसके वैसे हम बताई हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ये समझ लो, एक चीज़ आप ये समझो, दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखो तो बायां ओर ही लगता है, तो ये जस्ट अपोजिट चलते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणी गोलार्ध में यही जो चक्रवात होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, एक दिमाग में आप माइंड में सेट कर लेना, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक हो जाते हैं। सिचुएशन वही है जैसे इसमें, बस डिफरेंस यही है कि ये एंटी क्लॉक हो जाते हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। चलो, और गोलाकार तो होते ही हैं, और इनकी गति आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं, 15 से 30 के किलोमीटर की आगे की गति होती है, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक, ये जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात की तुलना में इनकी जो गति होती है अग्रभाग की, मतलब इस प्रकार से चलने वाली, इस प्रकार से ये थोड़ा तेज होती है। ये कितनी होती है? ये होती है लगभग मैं 20 से 30 ले लो, इतनी होती है, राइट। जबकि उनकी कितनी थी? उनकी थी 15 से 25 किलोमीटर की बीच की चक्रवातों की। अब इनकी कितनी है? ये है 20 से 30 किलोमीटर। ओके, अगर आप इनकी अक्ष पर अगर घूमने की गति देखोगे तो अक्ष पर जो घूमने की इसकी गति है वो लमसम में देखोगे ज़्यादा नहीं होती है। उनकी आप देखो कितनी होती है, उनकी 80 से 200-250 के बीच रहती है, जबकि इनकी जो है, इनकी ज़्यादा नहीं है, ऐसी होती है 15 से 25 के बीच किलोमीटर पर हावर, बस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इनसे आप देखोगे ज़्यादा हानि नहीं होती है, क्योंकि ये अपनी देखा जाए तो ये ज़्यादा स्पीड में नहीं घूमते हैं अपने अक्ष पर, और ये अपने अग्रभाग की तरफ थोड़ा तेज चलते जाते हैं, बस कोई ज़्यादा और कोई खास ही नहीं इसमें। चलो, इसकी बीच में दाब प्रवणता अधिक होती है, इधर कम होती चली जाती है, तो ये दिमाग में आप माइंड सेट कर लेना। दूसरी बात आप देखोगे तो ये ITCZ से प्रभावित रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये क्या है, ये आपकी जो पेठी है, ये कौन सी पेठी है? ये 30 से 35 डिग्री वाली है, राइट। तो 30 से 35 की पेठी जो रहती है के बीच में आप जानते हो हाई प्रेशर रहता है, इन पेटियों पे हाई प्रेशर रहता है, राइट। और जब पवन यहाँ से उठेगी और यहाँ बैठेगी, यहाँ से उठेगी यहाँ बैठेगी, तो ऊपर से इस पर क्या रहता है? हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर रहेगा तो उसको दिखता है कि इधर लो प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो ऊपर से पवन हाई प्रेशर बैठती है, तो फिर ये बिखरती है इस प्रकार से चारों तरफ, यही बना देती है चक्रवात या प्रति चक्रवात, यही बनाती है। तो जो प्रति चक्रवात होते हैं ये कौन सी पेटी में आते हैं? ये हाई प्रेशर की पेटी में आते हैं, और वो पेटी है 30 से 35 डिग्री के बीच की, 30 से 35 डिग्री के बीच की है। और ITCZ क्यों प्रभावित कर देता है? क्योंकि ये पेटियां खिसकती रहती है ना, उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य जाता है तो ये ऊपर खिसक जाती है, 35 से 40 में चली जाती है, फिर इधर दक्षिण गोलार्ध में इधर 35 से 40 चली जाती है, वजह से ये प्रभावित रहती है। तो ITCZ का इस पर प्रभाव पड़ता है। ओके, चलो, तो ये 30 से 35 में ही रहती है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ऊपर से जब ये जहाँ पवन है ये बैठती है ना, यहाँ से उठी और यहाँ बैठी, ये इधर से उठी यहाँ बैठी, तो जैसे ये बैठती हैं तो ऊपर से इनके ऊपर हाई प्रेशर रहता है, और आसपास देखोगे इसके आसपास जस्ट आसपास लो प्रेशर रहता है, तो हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, इस प्रकार से ये चलने लगती हैं। और ये आप जानते हो कि ये क्लॉकवाइज क्यों घूम रही हैं? क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये है कि इधर साइड उनके दायां बल लगेगा ना, तो बाहर ओरी जा रही है तो दायां बल लगेगा, तो ओबियसली ये क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। चलो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। इनकी अगर स्पीड देखोगे तो इसकी चक्षु की जो स्पीड होती है, इनके चक्षु की जो स्पीड होती है वो 5 से 10 किलोमीटर के बीच होती है, राइट। चक्षु की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर की होती है, जबकि आगे की गति देखोगे, आगे की गति हमने आपको बता ही दिया है, 15 से 30 किलोमीटर या 20 से 30 किलोमीटर ले लो, तो ये थोड़ा चक्रवात से तेज चलते हैं। चलो, लेकिन आप एक चीज़ दिमाग में ये क्लियर कट कर लेना कि ये इनका जो प्रभाव रहता है वो लंबे समय तक रहता है, प्रति चक्रवात हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, और ये चक्रवात हैं उष्णकटिबंधीय बहुत जल्दी चलते हैं और एकदम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो चलते हैं तो इनका लंबे समय तक प्रभाव रहता है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो अस्थायी पवनों के अंतर्गत मैंने आपको आज के लेक्चर में चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं प्रति चक्रवात को स्पष्ट रूप से समझ लिया है।
तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, एस्पिरेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलो, काफ़ी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, काफ़ी डिटेल से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो एक दो बार आप लेक्चर को देखिए, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। हो सकता है पहली बार ना समझ में आ पाए, और भी आप जिस टीचर से पढ़ते हो वहाँ पढ़ के आप देख लीजिए, फिर मेरा लेक्चर आप देख लीजिए, काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम इन लेक्चरों को फिजिक्स से जोड़ करके पढ़ाते हैं, ठीक। चलो।